नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 21वीं ज्योग्राफी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने बच्चों को जो पढ़ाया है उसके रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं, बच्चे फ़ोन करके मेरे को पूछ रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है। तो बच्चों, आज उसी क्रम में जो हमारा टॉपिक है वो है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र यानी कि साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अपर्दन चक्र क्या है। अपर्दन का तात्पर्य है काट छांट। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो काट छांट होती है, पर्वतों को काट करके नदियां नीचे लेके आती हैं, वायु धरातल के उच्चावचों को काटती है, हिमानियां काटती हैं, समुद्री लहरें समुद्री किनारों को काटती हैं, या भूमिगत जल भूमि के अंदर स्थलाकृतियों को काटता है। तो ये काट छांट जो चलती है विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, ये काट छांट क्या कहलाती है? अपर्दन। और ये अपर्दन एक चक्र के माध्यम से होता है, यानी कि जहां से स्थलाकृतियां इस बेसिक लेवल पर है स्थलाकृति, मान के चलिएगा ये बेसिक धरातल है और यहाँ पर भूगर्भीय हलचलों के कारण स्थलाकृतियां ऊपर उठना शुरू होती हैं। जैसे ही ऊपर उठना शुरू होंगी तो ऊपर नदियां, वायु, ऐसे जो अपर्दन के कारक हैं वो ऊपर से काट छांट शुरू कर देंगे, वो इसको घिसना शुरू कर देंगे। तो जहां से ये प्रारंभ हुआ था स्थल रूप, यानी कि आधार तल पर था या समुद्र तल पर था, वहां से इसका उत्थान होकर के इसको काट छांट करके फिर समतल कर दिया। यानी कि अपर्दन चक्र क्या है? ये पूरी टर्म क्या है? अपर्दन चक्र क्या है? साइकिल है, ठीक है। यानी कि प्रारंभ से अंत, यानी कि जो अंत है वही प्रारंभ था, जो प्रारंभ है वही अंत हो जाएगा जाकर के। कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है वहीं जाकर के समाप्त हो जाती है तो वो चक्र कहलाता है। यानी कि उत्पत्ति स्थान ही उसका अंतिम स्थान बन जाता है तो वो चक्र कहलाता है। तो जब उत्थान हुआ किसी स्थलखंड का, ये ऊपर आया तो इस पर ऊपर से ये नदियां, वायु, ऐसे कारक काट छांट करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब काट छांट करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये उठा हुआ स्थलखंड फिर घिस करके वहीं आ जाता है जहां पर पहले था। यानी कि धरातल जैसा पहले था, पहले कैसा था धरातल? समतल था। पहले कैसा था? ये समतल था और फिर इसमें ये उत्थान हुआ, ऊपर खाबड़ हुआ और बाद में काट छांट करके वायु और नदियों ने फिर कैसा कर दिया? इसको समतल कर दिया। तो यानी कि समतल और उत्थान, यानी उत्थान, फिर उत्थान को काट करके नदियों ने और वायु ने फिर से समतल कर दिया। तो जहां पहले थी धरातल की स्थलाकृति यानी समतल, वैसे ही दोबारा बन गई। तो ये एक चक्र बनता है, इसको कहते हैं अपर्दन चक्र। आज राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला को अपघर्षित पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला या अपघर्षित पर्वत श्रृंखला। तो ये अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा, यानी कि पहले ये बहुत ही ऊंचाई वाली थी, हिमालय के समान थी, बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी, लेकिन समय के चक्र के साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला घिसती गई और वो अपशिष्ट हो गई। यानी कि अपशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ भाग। आप ज्योग्राफी में जब नगरीय भूगोल को पढ़ते हैं तो नगरीय भूगोल में घरेलू अपशिष्ट का चर्चा करते हैं। अपन घरेलू अपशिष्ट की चर्चा करते हैं कि नगरीयकरण से घरेलू अपशिष्ट के कारण
धरातलीय प्रदूषण की समस्या होती है नगरों के अंदर। तो अपशिष्ट क्या है? वो घरेलू अपशिष्ट यानी कचरा, घर के काम में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के बाद जो बच जाता है कूड़ा करकट, उसको कचरा कहते हैं। कचरा यानी कि अपशिष्ट, घर का अपशिष्ट। अपशिष्ट को हम नदियों में पानी के माध्यम से प्रवाहित कर देते हैं। तो अपशिष्ट क्या है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अपशिष्ट है, यानी कि ये बचा कुचा है, यानी कि कचरा के रूप में बचा है आजकल। पहले तो ये बहुत ज्यादा विशाल चोटियां हुआ करती थी, है ना। तो आप समझ गए होंगे क्यों इसको अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि बची कुची पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए, जब कोई स्थलखंड ऊपर उठता है तो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। तो अरावली घिस रही है उसी क्रम में, और एक समय ऐसा आएगा लाखों करोड़ों वर्षों बाद कि अरावली पर्वत श्रृंखला समतल हो जाएगी। ये पूरा अरावली का जो क्षेत्र है राजस्थान को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 2 भाग में बांटती है अरावली श्रृंखला, ये एक समतल के रूप में हो जाएगी। तो देखिए, अपरदन चक्र क्या है? ये एक स्थलाकृति की चक्रीय व्यवस्था है, जहां पर स्थलाकृति कभी समतल थी और वो उठ करके पर्वत बन गया, फिर वापस समतल हो जाती है। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अपरदन चक्र क्या है। इसको और शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हैं, और शब्दों में इसको लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो अपरदन चक्र की जो संकल्पना है, अपरदन चक्र की जो संकल्पना है, इस संकल्पना के जो प्रणेता हैं वो कौन है? प्रणेता यानी कि इसको लाने वाले, प्रकाश में लाने वाले, इसके जो प्रणेता हैं वो है स्कॉटिश, यानी स्कॉटलैंड के एक भूगोलवेत्ता थे, स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे, और उनका क्या नाम था? जेम्स हटन भी कहते हैं इनको, और जेम्स हटन भी कहते हैं। दोनों ही पुस्तकों में दोनों ही नाम इनके आपको मिल जाएंगे। एक डटन अलग है, डटन, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, डटन अलग है। अभी मैंने जब महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में बताया था, तो डटन के बारे में मैंने बताया था आपको, महाद्वीपों के विस्थापन को लेकर के डटन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो ये नाम कई जगह बीच बीच में आते रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हटन और डटन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हटन जो है वो स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1785 ईस्वी में, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1785 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? एक विचार दिया। इन्होंने ये बताया कि कोई भी स्थलखंड अपने आधार तल से उठ करके अपनी ऊंचाइयों तक जाता है, और वहां से उसको अपरदन के कारक जो कि काटते छांटते रहते हैं, जिनमें नदियां और वायु जैसे तत्व अधिक सक्रिय होते हैं, ये काटते छांटते रहते हैं और उसको काट छाट के पुनः आधार तक लेकर के आ जाते हैं। और इन्होंने इसी खोजबीन में एक सिद्धांत भी दे दिया था, उसका नाम था एक रूपतावाद की संकल्पना। एक रूपतावाद की संकल्पना। अब देखिए, इस एक रूपतावाद की, हालांकि इसको हम आगे चर्चा करेंगे। एक रूपतावाद का मतलब ये है कि जो प्रक्रम आज सक्रिय हैं जिस रूप में, वही प्रक्रम बीते हुए समय में भी सक्रिय थे और आने वाले भविष्य में भी वही प्रक्रम जो है इस धरातल को काटते छांटते रहेंगे और वही सक्रिय रहेंगे, और उनकी जो सक्रियता है वो एक रूपता में होगी, समान रूप से काटते छांटते रहेंगे। यानी कि वायु जो है आज भी काट रही है, पहले भी काटती थी धरातल को, और आने वाले समय में भी काटेगी। तो ये इन्होंने एक रूपतावाद की संकल्पना दी थी। तो इस संकल्पना के साथ ही साथ इन्होंने एक आधार वाक्य कहा। वो क्या इन्होंने कहा था कि न तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंपटीशंस के अंदर पूछा जाता है। इन्होंने क्या कहा था? न तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत का कोई भविष्य। इन्होंने ये एक कोटेशन दी
और ये कोटेशन जो है इनका आधार वाक्य कहलाती है। न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य। इसका तात्पर्य यह है कि पहले जो घटित हुआ उसका कोई लक्षण नहीं है धरती पर विद्यमान, और जो भविष्य होने वाला है, जो भविष्य होने वाला है ना, उसकी कोई हमारे पास व्याख्या है। तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको याद रखेंगे। एक रूपतावाद की संकल्पना इन्होंने दी और दूसरा ये कोटेशन इन्होंने दिया। अब हमारा टॉपिक है वो है अपर्दन चक्र की संकल्पना। अब इन्होंने ये जो विचार दिए, एक रूपतावाद में जो विचार दिया है, इसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया इन्होंने कि जो अपर्दन के कारक हैं वो समान रूप से काटते छांटते रहेंगे। ये धरातल ऊपर उठता रहेगा और कटता रहेगा, उठता रहेगा, कटता रहेगा, ये विभिन्न कालों में चलता रहेगा। तो इससे प्रभावित होकर के एक विचार आया, चक्रीय विचार आया। और ये चक्रीय विचार कैसा था? ये चक्रीय विचार कैसा था? धरातल के विकास और पतन को लेकर के, धरातल के विकास और पतन को लेकर के, विकास कैसे होता है और उसका पतन कैसे हो जाता है, ये चक्रीय विचार आया। और ये चक्रीय विचार जो सुव्यवस्थित किया, यानी कि इसको, हालांकि जेम्स हटन ने विचार दिया, ये प्रणेता जेम्स हटन है, लेकिन इसको सुव्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, है ना, स्वव्यवस्थित तरीके से किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया विलियम मॉरिस डेविस ने। विलियम मॉरिस डेविस ने इसको सुव्यवस्थित किया। तो इसलिए अपर्दन चक्र का नाम आते ही डेविस का नाम सामने आ जाता है। ठीक है, अच्छा, डेविस ने देखिए इस चक्रीय विचार के बारे में क्या कहा इन्होंने एक वर्ड दिया, इन्होंने जो वर्ड दिया वो था पेनिप्लेनेशन। अब ये पेनिप्लेनेशन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा करके डेविस को आगे बढ़ाता हूं, विलियम मॉरिस डेविस को आगे बढ़ाता हूं। तो स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे जेम्स हटन, और इन्होंने इस विचार को जन्म दिया। अधिकांश भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस को अपर्दन चक्र की संकल्पना का जन्मदाता कहते हैं, लेकिन इस विचार के जो प्रणेता थे या इसको जन्म देने वाले थे वो हटन थे, लेकिन इस संकल्पना को सिद्ध करने वाले या इस संकल्पना के जन्मदाता विलियम मॉरिस डेविस थे। अब विलियम मॉरिस डेविस की चर्चा कर लेते हैं। विलियम मॉरिस डेविस, विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के अंदर भूगोल के पिता कहे जाते हैं। बहुत सी पुस्तकों में अमेरिकन संपूर्ण भूगोल के पिता भी इनको कहा जाता है, और मूलतः अमेरिकन भूआकृति विज्ञान के जनक विलियम मॉरिस डेविस थे। इन्होंने 1899 में इस संकल्पना को सुव्यवस्थित किया इस संकल्पना को। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बात कही वो ये कही कि स्थलाकृति का विकास, यानी कि स्थलाकृति का विकास ऐतिहासिक कालानुक्रम का परिणाम है। इन्होंने क्या कहा? स्थलाकृति का विकास ऐतिहासिक कालानुक्रम का परिणाम है। अब इन्होंने देखिए एक नई चीज जोड़ी यहाँ पर, कालानुक्रम।
कालानुक्रम यानी कि समय का क्रम, समय का क्रम, यानी इन्होंने जो है समय को महत्व ज्यादा दिया और इनकी आलोचना भी इसी कारण से हुई कि अपने कॉन्सेप्ट के अंदर टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जबकि स्ट्रक्चर और प्रोसेस ये दो टर्म्स भी काम करते हैं, यानी कि संरचना और प्रक्रम ये भी कार्य करते हैं, लेकिन इन्होंने अवस्था को यानी टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो देखिए इन्होंने अपने इस सेंटेंस के संबंध में एक आधार वाक्य दिया जो कि डेविस का क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, डेविस महोदय के क्रिकेट के नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिए जब हम क्रिकेट की बात करें उससे पहले कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने ये कहा कि कोई स्थलाकृति है वो स्थलाकृति चक्रीय रूप में होती है, चक्रीय रूप में होती है। कोई भी स्थलाकृति है वो चक्रीय रूप में होती है और ये चक्रीय रूप क्या कहलाता है, इसको भौगोलिक चक्र कहते हैं, इसको भौगोलिक चक्र नाम दिया इन्होंने। और इसी भौगोलिक चक्र को दूसरा नाम और भी दिया, या भौगोलिक चक्र कहा या भू आकृतिक चक्र कहा, भू आकृतिक चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भौगोलिक चक्र स्थलाकृतियों के अपवर्तन के संबंध में किसने प्रयोग किया, वो प्रयोग किया था विलियम मॉरिस डेविस ने। ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, भौगोलिक चक्र और भूआकृतिक चक्र, ये दो टर्म्स इन्होंने यूज किए। और देखिए और भौगोलिक चक्र की जो अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, वो कहलाती है पेनिप्लेनेशन। ये पेनिप्लेनेशन क्या है, ये दूसरी बार ये वर्ड मैंने लिखा है यहाँ। ये पेनिप्लेनेशन क्या है, ये एक्चुअली अपरदन होते होते काट छांट होते होते नदियों द्वारा वायु द्वारा अंत में कोई ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड घिसने के बाद जब एक संप्राय मैदान बन जाता है, एक मैदान के रूप में बन जाता है, तो उस संप्राय मैदान को पेनिप्लेनेशन कहा डेविस महोदय ने। क्या कहा होंगे, संप्राय मैदान, संप्राय मैदान किसको, इस भौगोलिक चक्र के बाद में जो बचेगा हिस्सा उसको पेनिप्लेनेशन कहा। देखिए और इन्होंने क्या कहा कि चक्र रूप में चलता है और ये कई अवस्थाओं में होकर के गुजरता है, ये चक्र कई अवस्थाओं में होकर गुजरता है। कौन सा चक्र, ये अपवर्तन चक्र, ये कई अवस्थाओं में होकर गुजरता है। अवस्थाएं क्या है, टाइम है। जैसे हमारे जीवन के अंदर शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, ऐसी अवस्थाएं आती हैं ना एक मनुष्य के जीवन में, है ना। मनुष्य के जीवन में जो ये अवस्थाएं हैं, ऐसी ही अवस्थाएं स्थल रूपों के साथ जोड़ी किसने, डेविस महोदय ने। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो प्रारंभिक अवस्था में, शैशवावस्था में, वैसे ही डेविस महोदय ने कोई स्थलाकृति उठना शुरू होती है जमीन से, भूगर्भिक हलचलों के कारण कोई स्थलाकृति ऊपर उठती है, तो जब ऊपर उठती है तो उसको एक अवस्था का नाम दिया, उसको कह दिया युवावस्था या उसको कह दिया तरुणावस्था। फिर जब बच्चा बड़ा होता है और वो युवावस्था में आ जाता है और थोड़ा और बड़ा होता है, एक अवस्था वो हो जाती है, फिर डेविस महोदय ने अगली अवस्था को प्रौढ़ावस्था कह दिया, व्यक्ति फिर बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसे डेविस महोदय ने स्थलाकृति को जब समतल होने की स्थिति में होती है स्थलाकृति, तो उसको वृद्धावस्था कहा। तो इस प्रकार से स्थलाकृतियों का जो चक्र है, ये जो चक्कर चलेगा स्थलाकृति का, वो शुरू का चक्र,
बीच का चक्र और बाद का चक्र, 3 भागों में बांट दिया। और ये 3 भाग क्या है? टाइम है। पहले वाले क्रियाकलाप का टाइम, दूसरी टाइम और तीसरा टाइम। तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं कुछ 1-2 चीजें बताता हूं आपको। ये पेन प्लेनेशन याद रखना अच्छे से। डेविस ने देखिए कैसे अपने सिद्धांत को समझाया, चर्चा कर लेते हैं हम। इन्होंने जो है ये कहा कि कोई भी स्थलाकृति जब जमीन से उठती है और अंत होती है तो उसका जो स्वरूप रहता है वो कैसा रहता है? चक्रीय रहता है। चक्रीय स्थिति में स्थलाकृतियों का विकास होता है और चक्रीय स्थिति में होकर कई अवस्थाओं से गुजरता है। अवस्थाओं वाली बात मैंने बता दी, कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और पृथ्वी पर 2 बल कार्य करते हैं। इन अवस्थाओं में लाने के लिए 2 बल कार्य करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हूं, पृथ्वी पर 2 बल कार्य करते हैं। अब ये 2 बल कौन कौन से हैं? 2 बल कौन कौन से हैं पृथ्वी पर? एक मान के चलिए ये पृथ्वी है, पर एक बल अंदर से कार्य करता है, एक बल बाहर कार्य करेगा। यानी कि एक अंदर कार्य करेगा और एक बल बाहर कार्य करेगा। ये धरातल है, ये देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो एक बल तो ऊपर कार्य करेगा और एक अंदर से कार्य करेगा, है ना। भूकंप ज्वालामुखी अंदर से तो आते हैं और हवाएं वगैरह नदियां वगैरह बाहर बहती हैं। तो बाहर भी बल कार्य कर रहा है नदी और हवाओं के रूप में, और अंदर से भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में बल कार्य कर रहा है। तो ये 2 बल जो हैं वो कौन कौन से कहलाए? फिर बाह्यजात बल और अंतर्जात बल। बाह्यजात बल और अंतर्जात बल। अब ये बाह्यजात बल जो हैं ये क्या है? ये नदियां हैं, वायु है, इस प्रकार से ये बाह्यजात बल है जो धरातल के ऊपर से कार्य करते हैं। और अंतर्जात बल कौन कौन से हैं? भूकंप है, ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तनिकी है। तो ये कौन से हैं? अंतर्जात बल है। बाह्यजात बल और अंतर्जात बल में देखिए अंतर क्या है कि ये जो अंतर्जात बल है ये जो बल है अंतर्जात, ये क्या करेंगे? धरातल के ऊपर क्या करेंगे? ये निर्माण करेंगे। धरातल के ऊपर निर्माण करेंगे। अंदर से मैग्मा निकल करके क्या करेगा? निर्माण ही तो करेगा धरातल के ऊपर। तो इनको निर्माणात्मक बल कहते हैं, अंतर्जात बलों को। अगर निर्माण करेगा तो यानी कि कोई समतल भूभाग है, ये समतल भूभाग है पृथ्वी का, इसमें से मैग्मा निकलेगा तो क्या करेगा? इसको ऊबड़ खाबड़ कर देगा, ऊबड़ खाबड़ बना देगा। यानी कि धरातल के ऊपर जो समतल भाग था उस पर विषमता पैदा कर देगा, है ना। यानी कि ये क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, यानी कि धरातल के ऊपर विषमता पैदा करेंगे। धरातल पर क्या करेंगे? विषमता पैदा करेंगे। कहां पर? धरातल पर। अच्छा, ये बात होगी साहब अंतर्जात बलों के लिए। ये तो विषमता पैदा करेंगे। ये धरातल पर यहाँ से मैग्मा निकल के बाहर ये पर्वत, पठार, मैदान निर्माण होंगे यहाँ पर, तो ये विषमता पैदा हो रही है। समतल जमीन पर विषमता पैदा हो रही है। लेकिन जो बाहरी शक्तियां हैं, नदी, वायु, ये क्या करेंगी? इन विषमताओं को काटना शुरू कर देंगी, इनको काटना शुरू कर देंगी। जो ऊबड़ खाबड़ भाग हैं ये फिर से समतल कर देंगी, अंदर से फिर से उत्थान होगा और फिर से पतन होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये बाह्यजात जो बल है, नदी, वायु, ये क्या करेंगे? विनाश करेंगे। कोई भी स्थलाकृति निर्मित हो जाएगी उसका क्या करेंगे? ये विनाश करेंगी। तो ये शक्तियां कैसे हो गई? ये शक्तियां कैसे कहलाई? विनाशात्मक शक्तियां हो गई। अच्छा, अब जब विनाश होगा, यहाँ तो समतल कैसा हो रहा है? विषम हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ हो रहा है। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। क्या? धरातल। तो ये आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर 2 बल कार्य करते हैं, एक धरती के बाहर, एक पृथ्वी के अंदर। अंदर जो बल कार्य करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में, वो क्या करते हैं? धरातल की ऊपरी सतह का निर्माण करते हैं।
और जब निर्माण करते हैं तो विषमता आ जाएगी, धरातल के ऊपर विषमता आ जाएगी। लेकिन इसके उलट बाह्यजात बल जो है, जिनमें नदी और वायु हैं, वो क्या करेंगी, इस निर्माण का, जो निर्माण अंदर से मैग्मा निकलने से हुआ है, उसका विनाश कर देंगी। और विनाश करके जो ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड है, जो विषमता पैदा हुई थी, उसको समतल धरातल में बदल देंगे। तो इस प्रकार से ये अपरदन चक्र के अंदर ये दोनों बल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपरदन चक्र के अंदर इनके ही क्रियाकलापों का परिणाम होता है, वो अपरदन चक्र कहलाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और बढ़ता हूँ। अपरदन चक्र जो है कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये जो अवस्थाएं हैं ना, इनकी बात जो है, इनकी आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई है डेविस महोदय की। विलियम मॉरिस डेविस ने अमेरिका के अंदर बहुत अवार्ड जीते, बहुत ज्यादा इनका नाम, विख्यात नाम है डेविस का। और जब इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया था, तब से लेकर के 1950 तक, ये बहुत ही, यानी 1899 से 1950 तक एक क्रांति सी आ गई थी, बहुत ज़्यादा मान्यता थी। लेकिन 1950 के बाद में फिर विद्वानों ने और भी बहुत ज़्यादा शोध कार्य हुए, तो ये इनके प्लेट विवर्तनिकी के बाद में फिर बहुत ज़्यादा भूगर्भ की स्थिति के बारे में पता चलने लगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की मान्यता थोड़ी कम हुई, लेकिन हालांकि शुरुआत, आधार तो इन्होंने दिया, वैज्ञानिकता काफ़ी है इनके सिद्धांत में। तो देखिए, इन्होंने एक परिभाषा दी, डेविस महोदय ने एक परिभाषा दी। इन्होंने परिभाषा में क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अपरदन चक्र क्या है। अपरदन चक्र समय की, तो यहाँ टाइम लेके आ रहे हैं, समय क्या है, ये अवस्थाएं हैं, समय की, अपरदन चक्र समय की अवधि है, समय की अवधि है जिसमें ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड, ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड, विभिन्न अवस्थाओं, अब देखिए मैं अवस्था यहाँ लिखता हूँ, विभिन्न अवस्थाओं। और ये अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं, इन अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। देखिए ये विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी, ये है तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था। तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, विभिन्न अवस्थाओं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और अवस्थाओं में होते हुए अपरदन के प्रकरणों द्वारा, इसमें एक चीज उन्होंने ये भी जोड़ी थी कि अपरदन के मैं इसको समझाऊंगा, व्याख्या दूंगा इसकी आपको। अपरदन के प्रक्रम द्वारा स्थलखंड द्वारा संप्राय मैदान में बदल जाता है। तो देखिए ये इन्होंने परिभाषा दी डेविस महोदय ने अपरदन चक्र की। तो अपरदन चक्र क्या है? अपरदन चक्र समय की अवधि है। अपरदन चक्र क्या है? समय की अवधि है, यानी कि चक्र क्या है? वो टाइम है
जिसमें कोई ऊंचा उठा हुआ पर्वत, कोई बड़ा पहाड़ है, ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड विभिन्न अवस्थाओं में, ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं में होते हुए अपर्दन के प्रक्रम द्वारा, अपर्दन के प्रक्रम कौन कौन है? नदी है, वायु है ना, हिमानिया, ये अपर्दन के प्रक्रम है। इन प्रक्रमों द्वारा संप्राय मैदान यानी पेनिप्लेनेशन, इन्होंने जो नाम दिया था, संप्राय मैदान में बदल जाता है, संप्राय मैदान में बदल जाता है। तो ये है अपर्दन चक्र डेविस महोदय के अनुसार। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। इनकी एक मान्यता है, उस मान्यता की बात अपन कर लेते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, वो मान्यता क्या है? आधार वाक्य है एक्चुअली, उसमें इनका पूरा अपर्दन चक्र समाया हुआ है डेविस का। इनका देखो आधार वाक्य क्या है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम, संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सारा अपर्दन चक्र इनका इसी में छुपा हुआ है, इस एक आधार वाक्य के अंदर। तो देखिए इनके मूल तत्व हैं जो इन्होंने इसमें प्रयोग किए हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। इन्हीं तीनों का खेल जो है वो अपर्दन चक्र को जन्म देता और समाप्त भी करता है। तो देखिए क्या व्यवस्था इसमें दी इन्होंने। इन्होंने पहली बात कही संरचना, संरचना की बात कर लेते हैं अपन। ये लीजिए संरचना। अब संरचना का तात्पर्य क्या है? संरचना में क्या आता है यह बता देते हैं अपन। यहाँ लिखा हुआ है संरचना में क्या है, प्रक्रम में क्या है और अवस्था में क्या है। इन तीनों के यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संरचना का तात्पर्य है कि किसी चट्टान की रासायनिक संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है। वो चट्टान आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, चट्टान के अंदर कोमल तत्वों का संगठन है, कोमल खनिज है या कठोर खनिज है, यानी कि वो कितनी जल्दी कटेगी, यानी कि उसको प्रक्रम जो कार्य करेंगे वो घिसेंगे, वो कितनी जल्दी घिस पाएंगे। तो ये संरचना के अंतर्गत आता है। तो चट्टानों का संगठन कैसा है और उनका स्वरूप कैसा है, यानी कि आग्नेय है या अवसादी है या कायांतरित है। वो चट्टानें कैसी है, संगठन कैसा है, कठोर है, मुलायम है, ये सारी चीजें क्या बताती है हमको? चट्टानों की संरचना के बारे में बताती है। अब प्रक्रम की बात करें तो प्रक्रम के अंदर हम अपर्दन के कारकों को शामिल करते हैं। अपर्दन के कारकों को शामिल यानी कि कौन काट छांट करेगा। प्रक्रम का मतलब कौन काटेगा धरातल को। संरचना का मतलब है कि धरातल कैसा, कठोर है, मुलायम है। और प्रक्रम का तात्पर्य है नदी काटेगी, वायु काटेगी, हिमानी काटेगी, सागरीय लहरें काटेंगी या भूमिगत जल ये सब क्या है? ये प्रक्रम है। नदी, वायु, हिमानी, सागरीय लहरें, इनके द्वारा इस संरचना के चक्र को काटा जाएगा। अब अवस्था का मतलब यह है कि वो समय, अवस्था से मतलब है समय, यानी कि चट्टान जो है किस समय पर कहने का मतलब चक्र जो है किस समय पर गुजर रहा है, यानी कि युवावस्था में है यानी शुरुआत में है, या
प्रौढ़ावस्था में है, यानी कि मध्यम अवस्था में है, या फिर वृद्धावस्था में है। ये 3 अवस्थाएं हैं। ये समय को दर्शाती है, ठीक है, ये समय को दर्शाती है 3 अवस्थाएं। तो ये अवस्थाएं हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने अपने संकल्पना को संरचना, प्रक्रम और अवस्था 3 भागों में बांटा है। संरचना में चट्टानों का स्वरूप लिया गया, कैसा उनका स्वरूप है, ठीक है। देखिए, कठोर चट्टान है तो वो देर में घिसेगी, मुलायम चट्टान जल्दी घिस जाएगी। तो इस प्रकार से ये चट्टानों की संरचना की बात होगी। और प्रक्रम की बात करें तो पानी जल्दी घिसेगा चट्टान को कि हवा जल्दी घिसेगी? पानी जल्दी घिसेगा। तो पानी जल्दी घिसेगा तो ये पानी कैसा प्रक्रम है? एक स्ट्रॉन्ग प्रक्रम है चट्टानों को घिसने के लिए। अगर किसी सतह पर पानी गिरता रहे बार बार तो चट्टान जल्दी कटेगी या वायु के वेग से जल्दी कटेगी, है ना। तो प्रक्रम भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं किसी भी चट्टान को काटने में। अब बात करते हैं हम अवस्था की। अवस्था का मतलब है टाइम। जैसे किसी के जीवन काल में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके की अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे ही ये धरातल में अपर्दन चक्र की अवस्थाएं हैं। अपर्दन चक्र युवावस्था में, यानी कि युवावस्था में उत्थान होगा, प्रौढ़ावस्था में घिसाव होगा और वृद्धावस्था में स्थलाकृति समतल संप्राय मैदान में बदल जाएगी, यानी कि वो पेनिक्लिनेशन के अंदर बदल जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये आधार वाक्य दिया, इसको आप जो है अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। बहुत अच्छे से इनको आप तैयार कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इनकी कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर चर्चा करेंगे अपन। मैं थोड़ी रोशनी बढ़ा देता हूं। अब रोशनी थोड़ी बढ़ गई होगी, आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो भी बोर्ड के ऊपर चीजें बताई जा रही हैं उनको साथ के साथ लिखते चलें। हालांकि स्क्रीनशॉट्स आपके पास सुरक्षित रहते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और उनके अंदर इनको लिखें। अब इनकी कुछ मान्यताएं थी। डेविस महोदय की क्या थी? हम डेविस की बात कर रहे हैं, डेविस का अपर्दन चक्र हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इनकी कुछ मान्यताएं थी। देखिए, मान्यताएं इनकी क्या थी? अपना एक ग्राफ द्वारा इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बताया, लेकिन उससे पहले कुछ इन्होंने मान्यताएं बताएं कि ये ऐसी आदर्श दशाएं होनी चाहिए, तब ये मेरा अपर्दन चक्र प्रभावी होगा। अगर ऐसी दशाएं नहीं है तो प्रभावी नहीं होगा। तो देखिए मान्यताएं क्या थी। इनकी पहली मान्यता थी कि स्थलाकृति जो है आंतरिक और बाहरी बलों का परिणाम है। स्थलाकृति क्या है? आंतरिक और बाहरी बलों का परिणाम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अंतर्जात बल और बाहरी बल, 2 बल कार्य करते हैं धरातल के ऊपर। तो आंतरिक और बाहरी बलों का क्या है? ये परिणाम है। पहली मान्यता इनकी ये थी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। दूसरी मान्यता थी इनकी कि स्थल रूप जो है वो जिन पर्यावरणीय दशाओं में जन्म लेते हैं, उन्हीं दशाओं के अनुरूप होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चट्टान का निर्माण चूना की चट्टानों से हो रहा है, कोई चूना कार्स्ट प्रदेश है, कार्स्ट प्रदेश का मतलब होता है चूना की चट्टानों का प्रदेश। अगर वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम, वहाँ का पर्यावरण ऐसा है कि कमजोर चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो कमजोर चट्टानें अपर्दन चक्र में जल्दी घिस जाएंगी, है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि स्थल रूप पर्यावरणीय दशाओं
में जन्म लेते हैं और पर्यावरणीय दशाओं में जन्म लेकर उन्हीं दशाओं के अनुरूप बदलते हैं, ढलते हैं। तीसरी इनकी मान्यता थी जो स्थल रूपों का जो उत्थान है, स्थल रूपों का, इसीलिए इनकी आलोचना हुई, इसीलिए बहुत ज्यादा आलोचना हुई। स्थल रूपों का उत्थान कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनकी मान्यता, जिसके लिए इनको आलोचना झेलनी पड़ी। स्थल रूपों का उत्थान तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। जबकि हमने प्लेट विवर्तनिकी की पढ़ा है, प्लेट विवर्तनिकी में हमने क्या पढ़ा है कि प्लेटें धीरे धीरे खिसकती हैं, मैग्मा जमीन के अंदर धीरे धीरे कार्य करता है और महाद्वीप और महासागरों के नीचे की जमीन को धीरे धीरे खिसकाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, उत्थान तीव्र गति से होता है, इनकी आलोचना हुई। चौथी मान्यता इनकी थी कि अपरदन कार्य उत्थान के बाद होता है। अपरदन कार्य कब होता है, उत्थान के बाद। यानी कि जो काटछांट होती है ना, नदियां, जो नदी बह रही है, मान लीजिएगा नदी बह रही है, वो नदी कब काटेगी शिलाकृति को, जब उत्थान पूर्ण हो जाएगा। धरातल जो है ऊपर उठना शुरू होगा तो वो नदी को कह देगा कि भाई अभी आप काटना मत, अभी मेरा उत्थान हो रहा है, और उत्थान पूरा हो जाएगा तब उत्थान ये कहेगा नदी से कि अब आप काटिए मुझको। तो इसीलिए इनकी आलोचना हुई थी। ये दो जो पॉइंट है, तीसरा चौथा, आलोचना इसी वजह से हुई थी, अन्यथा बहुत कम कमियां हैं इनके कॉन्सेप्ट के अंदर। एक तो इनकी ये थी पांचवा कि नदियां जो है अपरदन कहां तक करेंगी, लेकिन नदियां अपरदन करेंगी। डेविस महोदय ने नदी को ही अपरदन का कारक माना है, सबसे ज्यादा प्रभावी, और इन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट नदियों के ऊपर ही पेश रखा है। हालांकि वायु भी काटती है, हिमानी भी काटती है, लेकिन नदियों को ही ज्यादा मान्यता दी है इन्होंने। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि नदियां धरातल को काटती हैं, लेकिन उसकी भी कोई सीमा है। ये नहीं है कि नदियां काटती रहेंगी, समुद्र से भी गहराई तक काटती जाएंगी, ऐसा नहीं है। नदियां एक निश्चित आधार तल होता है, वहीं तक काटेंगी, उसके बाद नदी नहीं काटेगी, गहराई में नहीं काटेगी, फिर नदी चौड़ाई में काटेगी। फिर खैर इनकी मान्यता क्या है कि नदियां आधार तल तक लंबवत अपरदन करती है, आधार तल तक अपरदन करती है। तो ये इनकी मान्यता है। देखिए एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। स्थलाकृति आंतरिक और बाहरी बलों का परिणाम है, ये सिंपल बात है, अभी चर्चा कर ली हमने। अंदर के बल स्थलाकृति को उठाएंगे, बाहर के बल काट करके उसको समतल करेंगे। स्थल रूप पर्यावरणीय दशाओं में जन्म लेते हैं, उन्हीं दशाओं के अनुरूप होते हैं। यानी कि जो जैसी दशा मिलेगी उसको वहां वैसा ही स्थल रूप बन जाएगा। कहीं पर ज्वालामुखी क्षेत्र है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, कहीं पर जमाव हो रहा है, जल क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है, तो वहां अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। तीसरा है स्थल रूपों का उत्थान तीव्र गति से होता है। देखिए आलोचना इसी पर होगी, ये दिमाग में रखना, ये बात उत्थान तीव्र गति से होता है। अपरदन कार्य उत्थान के बाद होता है, ये भी एक बहुत ज्यादा आलोचना का सबसे बड़ा कारण ये बनेगा, देखते चलना। और पांचवा है लास्ट, नदियां आधार तल तक लंबवत अपरदन करती हैं। ये आधार तल का मतलब क्या है? आधार तल का मतलब ये होता है जब कोई धारा बह रही है जमीन के ऊपर तो जमीन को काटती जाएगी, लेकिन काटने की एक सीमा होगी, उसके नीचे से नहीं काटेगी। आप ये देखिएगा कि किसी पेड़ पौधे में आप पानी लगाते हैं पाइप के माध्यम से, और पाइप को आप वहां पर छोड़ देते हैं उस पेड़ में पानी लगाने के लिए। तो पाइप को जब छोड़ देंगे पानी लगाने के लिए, तो पाइप का पानी जहां जहां गिरेगा उस मिट्टी को वहां से हटाएगा, मिट्टी को हटाएगा तो पाइप का जो पानी है वो गंदा हो जाएगा उस जगह का। वो पानी जो है पाइप की धारा के कारण मिट्टी को अपने आप में घोल लेगा, और जब घोल लेगा तो धीरे धीरे वो मिट्टी पानी के साथ आगे बहती चली जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पाइप वहीं रखा रहेगा और पानी जो है साफ होता रहेगा, फिर वो मिट्टी को नहीं काटेगा, पानी अपने आप साफ हो जाएगा, पानी जो है चलता रहेगा। तो उस पाइप के पानी ने उस जगह को आधार तल तक काट दिया, यानी कि उसकी जितनी ताकत थी पानी की वहां तक वो काट चुका, उसके बाद अब नहीं काट सकता। तो इसीलिए नदियां जो हैं अपने जो घाटियां हैं उनको आधार तल तक काटती हैं। आधार तल क्या है? जहां तक उसकी शक्ति चलेगी काटने की, जहां तक वेग उसका ताकत जहां तक रहेगा, ठीक है।
और आधा तल जो है मैक्सिमम अगर कहीं तक जा सकता है तो वो समुद्र तल होता है, समुद्र तल से नीचे नहीं काट सकती नदियां, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन ग्राफ बना करके आगे की बात डिस्कस करेंगे। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को एक ग्राफ के द्वारा समझाया है। एक ग्राफ बनाया इन्होंने डेविस महोदय ने, और ग्राफ पर अपनी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। तो देखिए क्या ग्राफ इन्होंने बनाया है। देखिए इन्होंने लंबवत और क्षैतिज दो तल इन्होंने माने। जो लंबवत तल है उस पर इन्होंने ऊंचाई को दर्शाया, लंबवत तल पर ऊंचाई को दर्शाया, ये ऊंचाई है, ठीक है। अच्छा, और जो क्षैतिज तल है उस पर इन्होंने समय को दर्शाया, टाइम को दर्शाया, ये टाइम वाला एरिया है। अब इन्होंने क्या किया कि अपने चक्र को तीन अवस्थाओं में बताया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था तीन अवस्था कौन कौन सी थी, युवावस्था, दूसरी प्रौढ़ावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। ये तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई। अब ये तीन अवस्थाएं बताई तो ग्राफ पर उसका इन्होंने प्रदर्शन किया ऊंचाई और समय के बीच में। तो देखिए इन्होंने एक टाइम तो ऐसा माना, बीच में एक टाइम ऐसा माना इन्होंने जिसमें तीव्र उत्थान होता है। ये इन तीन अवस्थाओं से पहले का समय था, यानी कि पूर्व युवावस्था, पूर्व युवावस्था। इस युवावस्था से भी पहले का एक छोटा सा टाइम माना इन्होंने कि पूर्व युवावस्था। इस पूर्व युवावस्था में इन्होंने उत्थान को दर्शाया, उत्थान होता है इसमें, और इसको अपने इसमें चक्र में शामिल नहीं किया। ये तो प्री स्टेज में, ये तो एक स्टार्टिंग बता दिया कि ये उत्थान होता है, ऐसा ये नहीं बताया इन्होंने कि क्यों होता है क्या। इन्होंने तीन अवस्थाओं से इस पूर्व युवावस्था को अलग रखा। इसके बाद इन्होंने दो ग्राफ दिखाए, इन्होंने दो कर्व दिखाए अपने ग्राफ के अंदर। कर्व का मतलब वक्र, एक ऊपरी वक्र, एक निचला वक्र। ये ऊपरी वक्र है, एक निचला वक्र इन्होंने बनाया। तो देखिए अब इनका मैं मतलब बताऊंगा दोनों वक्रों का क्या मतलब है, ये कर्व का क्या मतलब है। अब इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन तीन को इसमें डिनोट किया। तो देखिए कैसे। पहली अवस्था का टाइम छोटा था, इसको छोटा कर लीजिएगा टाइम को। पहली अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। यानी कि ये अवस्था कौन सी है, युवावस्था, ये प्रौढ़ावस्था, ये वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद में कोई मैदान क्या बन जाता है यहां पर आकर के, प्लेन बन जाता है ना, समप्राय मैदान। इसको समप्राय मैदान कहते हैं, समप्राय मैदान। ये समप्राय मैदान बन जाता है। अब इस चक्र के बारे में यहां इस ग्राफ के माध्यम से अपन समझते हैं। तो देखिए इस पहली अवस्था में क्या होता है, छोटी अवधि होती है। यानी कि आप ऐसे मान के चलिएगा कि उत्थान है,
एक उत्थान और फिर अपर्दन। ये सपोर्टिंग डायग्राम बना रहा हूं मैं। जो उत्थान है वो तो होता है कम समय में, उत्थान होगा कम समय में। इसको मैं दूसरे उत्थान जो होगा वो होगा कम समय में, और जो अपर्दन होगा वो लंबे समय तक होगा। ये इन्होंने बताया था। तो देखिए ये उत्थान हो रहा है, ये चट्टानों का उत्थान हो रहा है। तो ये उत्थान हो रहा है, तो उत्थान जो है कैसे हो रहा है, कम समय के लिए। इसको और थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, उत्थान हो यहाँ। अब आप देखिए जो उत्थान हो रहा है, उत्थान कम समय के लिए, फिर जो है चट्टानें जो है नीचे आना शुरू हो जाती है, फिर जो है इनका अपर्दन होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने देखिए ये ऊपरी कर्व और निम्न कर्व क्या है, इनकी भी व्याख्या कर देता हूं मैं। ऊपरी वक्र और निचला वक्र। ये ऊपरी वक्र अपर्दन चक्र के अंदर जो सबसे ऊंचे स्थान है, या जो जल विभाजक है किन्हीं दो नदियों के बीच में, उनके बीच का भाग है, यानी सबसे ऊंचा भाग। सबसे ऊंचा भाग है वो ऊपरी वक्र द्वारा दिखाई दे रहा है, और सबसे नीचा भाग कहाँ होगा, किसी नदी की घाटी में। नदी की घाटी में जो भाग होगा वो सबसे नीचा भाग होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, और ये नदियां बह रही हैं, एक नदी ये बह रही है, एक नदी ये बह रही है, और इसके बीच में ये कोई ऊंचा भाग है, जल विभाजक है, ये जल विभाजक है, ठीक है। अब मान लीजिए इस जगह में, इस ब्लॉक के अंदर, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर सबसे ऊंचा भाग कौन सा होगा, सबसे ऊंचा भाग ये बीच में जल विभाजक है, पहाड़ी है, यहाँ पर होगा, और इस पहाड़ी में भी कहाँ होगा, ऊंचाई की तरफ यहाँ पर होगा सबसे ऊंचा भाग, और सबसे नीचा भाग कहाँ होगा, नदी की घाटी में होगा। नदी की घाटी में कहाँ होगा, सबसे नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर होगा। यानी ये ऊंचा स्थान और नीचा स्थान, तो ऊंचे स्थान और नीचे स्थान को दर्शाते हैं ये दोनों ही वक्र। ये ऊपरी स्थान को दर्शाता है और निचला वक्र निचले स्थान को दर्शाता है। निचला वक्र जो है जल्दी कटाव हो रहा है, लेकिन निचला वक्र जल्दी घिस रहा है, तो यानी कि नदियां जो है अपनी घाटियों को ज्यादा काट रही हैं, और ऊपरी वक्र कम घिस रहा है, तो इसका मतलब ये ऊंचे जो पर्वत है ये कम घिस रहे हैं। नीचे जो है नदियां बह रही हैं, तो नदियां जल्दी काट रही हैं, तो इसलिए ये एकदम से नीचे डाउन जा रहा है ये निचला वक्र। जबकि ऊपरी वक्र को आप देखें, पहाड़ तो तब कटेंगे जब ऊपर से बारिश होगी, बारिश होगी तब कटेंगे, लेकिन नदियां लगातार बहती रहेंगी तो नदियां जल्दी काटेंगी, है ना। और जब नदियां आगे जाकर के गहराई में अपर्दन नहीं करेंगी, समतल भाग में पहुंच जाएंगी, गहराई में अपर्दन नहीं करेंगी और वो किनारों पे अपर्दन करेंगी, तो जब किनारों पे अपर्दन करेंगी, ये नदियां गहराई में ना करके अब किनारों पे अपर्दन करेंगी, तो इस ऊंचे उठे हुए पहाड़ को भी काटेंगी, तो ये पहाड़ भी फिर क्या होगा, ऊपरी वक्र क्या है, ऊंचे स्थान भी क्या है, वो भी नीचे हो जाएंगे, और आगे जाकर के ये संप्राय मैदान में बदल जाएगा। तो देखिए इन्होंने जो है अपने इस चक्र में पर्वत भी बनाए हैं, इस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र दर्शाए हैं, स्थान दर्शाया है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपरी वक्र किसको दिखा रहा है, उच्च स्थान को। निम्न वक्र किसको दिखा रहा है, निम्न स्थान को। यानी ऊपरी वक्र किसको दिखा रहा है, कौन सी ऊंचाई को दिखा रहा है, ये जो ऊंचाई है ना, ये सबसे ऊंचा भाग जो है किसी भी क्षेत्र के अंदर सबसे ऊंचा भाग है, उसको कहते हैं अपन निरपेक्ष ऊंचाई, निरपेक्ष ऊंचाई, ठीक है। और ऊपरी स्थान यानी कि ऊपरी बिंदु ये है, मान के चलिएगा इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया, सॉरी इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है, जो ए और बी की जो दूरी है उसको कहेंगे सापेक्षिक ऊंचाई।
वो कहलाती है सापेक्षिक ऊंचाई। डेविस नॉर्टन ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, सापेक्षिक ऊंचाई क्या होती है कि अधिकतम ऊंचाई वाले स्थान से घाटी, नदी की घाटी वाले स्थान की ऊंचाई को घटा दिया जाए तो वो सापेक्षिक ऊंचाई है। और जो सबसे ऊंचा स्थान है, यानी सबसे ऊंचा स्थान है ये सबसे ऊंचा स्थान है मान लीजिए किसी भी नदी घाटी क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाएगी, निर्मित ऊंचाई कहलाएगी समुद्र तल से। ठीक है, और सबसे ऊंचा क्षेत्र और सबसे नीचा क्षेत्र जो कि नदी की घाटी में होगा, इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई का अंतर है वो कहलाती है सापेक्षिक ऊंचाई। ठीक है, तो इन्होंने अपने चक्र में 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहली अवस्था के बारे में इन्होंने ये बताया, जो प्रथम अवस्था है, ये प्रथम अवस्था उत्थान के बाद शुरू होगी, यानी कि उत्थान पहले हो चुकेगा, यानी ये पहले उत्थान हुआ यहां तक। उत्थान पहले हो चुका है, तो उत्थान के बाद पहली अवस्था प्रारंभ होगी, है युवावस्था। उत्थान होगा पहले, फिर इसमें अपवर्तन कैसा होगा, लंबवत अपवर्तन होगा। युवावस्था में कैसा अपवर्तन होगा, लंबवत अपवर्तन होगा। और इसकी विशेषता क्या है युवावस्था वाले भाग की, कि इसमें जो है वी आकार की घाटी बनेगी। ऐसे लिखता हूं, वी आकार की घाटी निर्माण होगा, वी आकार की घाटी का, यानी कि नीचे गहराई होगी, तो ढाल बहुत तेज है यहाँ पर, तो गहराई में अपवर्तन होगा। सारे यानी पार्श्व में अपवर्तन नहीं होगा, गहराई में अपवर्तन होगा। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें सापेक्षिक ऊंचाई जो है, ये देखिए इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी नहीं घट रही है, सापेक्षिक ऊंचाई लगभग समान रहेगी। यहाँ पर देखिए सापेक्षिक ऊंचाई में अंतर होता जा रहा है, ये तो वही का वही है, लेकिन ये घट रहा है नीचे, ये वाला सीधा वही का वही आ रहा है, लेकिन ये कम से गिर रहा है नीचे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सापेक्षिक ऊंचाई जो है वो समान रहेगी, लेकिन जो नीचे वाला वक्र जो है, निचला वक्र जो है वो थोड़ा सा गिरेगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगले में आप देखिएगा, दूसरे प्रौढ़ावस्था में पार्श्व का अपवर्तन शुरू हो जाएगा। कैसा अपवर्तन शुरू हो जाएगा, पार्श्व का अपवर्तन शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत लंबवत अपवर्तन भी होगा, पार्श्व का अपवर्तन भी होगा। अब पार्श्व का अपवर्तन होगा, किनारे से कटाव होगा, तो किनारे से कटाव होगा तो जो ऊंचे पहाड़ है वो भी कटना शुरू होंगे। जब नदी नीचे काट रही है तो गहराई ज्यादा होगी, तो निचला वक्र नीचे आएगा। और जब नदी किनारों को काटेगी, क्षैतिज रूप से काटेगी, तो ऊंचाई वाले पहाड़ है वो कट कट कर नदी में आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये वाला ग्राफ भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो पार्श्व का अपवर्तन के कारण ये ग्राफ भी नीचे आना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पार्श्व का अपवर्तन होगा, पार्श्व का अपवर्तन के साथ साथ नदियां जो है आधार तल तक पहुंच जाएंगी। नदियां कहां तक पहुंच जाएंगी, आधार तल तक पहुंच जाएंगी, नदियां आधार तल तक पहुंच जाएंगी, यानी जितना कटाव कर सकती थी नीचे उतना कटाव कर चुकी होंगी। अब क्या करेंगी कि नदियां क्षैतिज रूप से काटेंगी, है ना, पार्श्व का अपवर्तन करेंगी। आगे इसमें है कि नदी आधार तल तक पहुंच जाएंगी, और जो अपर कर रहे हैं, ये वाला दिख रहा ना आपको, ऊपरी वक्र, ऊपरी वक्र क्या होने लगेगा, नीचा होने लगेगा। ऊपरी वक्र भी नीचा होना लगेगा, ऊपरी वक्र भी, यानी जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, क्योंकि नदियां तो वहां तक नहीं पहुंच रही, वो तो नीचे कैसे होंगे, वो तो कैसे घिसेंगे। अब नदियां जो है गहराई में ना काट के किनारे को काट रही है और उसको भी नीचे लाने का प्रयास कर रही है, तो ऊपरी वक्र भी नीचे होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई घटने लगेगी। देखो ये निरपेक्ष ऊंचाई कौन सी है, ये वाली ऊपरी वक्र जो है, ये निरपेक्ष ऊंचाई ये थी, और सापेक्ष ऊंचाई इन दोनों के बीच की जो दूरी है। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ इतनी ज्यादा है, और यहाँ करके थोड़ा सा कम होने लगी, ये देखिए कम होने लगी यहाँ। तो सापेक्ष ऊंचाई प्लस निरपेक्ष ऊंचाई, जो सबसे ज्यादा ऊंचा भाग है वो भी नीचा होगा, और नीचे और ऊंचे भाग के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कम होता चला जाएगा। अब तीसरी अवस्था आ जाएगी। तीसरी अवस्था कौन सी है, वृद्धावस्था, या इसको जीर्णावस्था भी कह देते हैं, इसको जीर्णावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होगा कि वहां
दूसरी अवस्था के बाद में जो निचला कर्व है, ये एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। नदियां जो है बिल्कुल आधार तल तक आ जाएंगी और ऊपरी वक्र जो है, ऊपरी वक्र तो ये भी बहुत नीचे आ जाएगा। मतलब निचला वक्र जिस दर से नीचे की तरफ आएगा उससे ज्यादा ऊपरी वक्र नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ऊपरी वक्र की ऊंचाई, ऊपरी वक्र की ऊंचाई क्या है? निरपेक्ष ऊंचाई, निरपेक्ष ऊंचाई। ऊपरी वक्र की ऊंचाई किसे कहते हैं? निरपेक्ष ऊंचाई को। ठीक है, ऊपरी वक्र की ऊंचाई है वो एकदम से नीचे गिरने लगेगी, निम्न हो जाएगी, निम्न ऊपरी वक्र की ऊंचाई हो जाएगी। और जब ये भी नीचे गिरने लगेगी तो जो कोई स्थलाकृति है वो समतल मैदान की तरफ बढ़ने लगेगी, वो संप्राय होने लगेगी। और अपर कर्व और नीचे का कर्व दोनों, ये ऊपरी कर्व और नीचे का कर्व दोनों बहुत ही ज्यादा नीचे हो जाएंगे और समतल मैदान बनना प्रारंभ हो जाएगा। और कहीं छोटे मोटे ऊंचे नीचे हल्के फुल्के से कोई पहाड़ी भाग रह जाएंगे, मान लो कठोर चट्टानें वो नहीं घिस पाएगी, तो बिल्कुल ऐसे चिकने मोड़दार ढाल के रूप में, यानी कि बहुत ही मंद ढाल के रूप में कोई ऊंचे पहाड़ है वो चिकने हो जाएंगे और उनको कहा जाएगा मोनाड नाक। मोनाड नाक, कहीं कहीं पर मोनाड नाक जो है रह जाएंगे, ये मोनाड नाक का स्वरूप है। ये यहाँ पर छोटे से टीले बच रह जाएंगे ना, वो मोनाड नाक है। इस प्रकार के टीले वहां पर बच जाएंगे। और इसी को क्या कहा उन्होंने? पेनिप्लेन कहा। इस एरिया को क्या कहा उन्होंने? पेनिप्लेन कहा, संप्राय मैदान। इसी एरिया को संप्राय मैदान कहा। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में अपने इस अपर्दन चक्र की संकल्पना को समझाया और ये ग्राफ बनाया ऊंचाई और समय के बीच में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। आगे में एक बार इनकी आलोचना की चर्चा कर देते हैं। इनकी आलोचना भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है ना तो उसकी आलोचना करने वाले पहले से मौजूद होते हैं, वो उसके अच्छे कार्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए डेविस महोदय ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, अच्छी सिद्धांत दिया, उसकी आलोचना करने वाले भी विद्वान शामिल थे। हालांकि इनका कोई भी कार्य है अगर उसकी समालोचना होती है ना तभी वो निखर करके सामने कार्य अच्छी प्रकार से आ पाता है। और इसी क्रम में डेविस महोदय के इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई और जो मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था कि इनकी आलोचना किन कारणों से हुई वो भी आपको यह डिस्कस करता हूँ। अब इनकी आलोचना की बात कर लेते हैं, क्या क्या आलोचना इनकी होती है। तो देखिए, पहली जो आलोचना इनकी हुई, इन्होंने ये कहा था कि शीघ्र उत्थान होता है, शीघ्र उत्थान होता है। तो आपको मैं बता दूं, हमने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या देखा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में कि कोई भी स्थलखंड आज जिस रूप में है वो धीरे धीरे प्लेटों के खिसकाव के कारण हुआ, भूगर्भ से मैग्मा निकल करके वो स्थल रूप का निर्माण हुआ। और वो कैसे बना? धीरे धीरे, मैग्मा का खिसकाव धीरे धीरे हुआ, कोई प्लेटें एकदम से नहीं खिसक गई, है ना। जैसे सुनामी आती है, सुनामी की रफ्तार जो है 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, तो इस रफ्तार से प्लेटें नहीं खिसकी, ठीक है। उत्थान एकदम से नहीं हो गया तेजी से, है ना, धीरे धीरे हुआ था उत्थान। तो इसलिए इनकी आलोचना हुई। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने ये कहा कि उत्थान के बाद अपरदन होता है, उत्थान के बाद अपरदन होता है। तो एक बात बताइए कि कहीं से कोई वर्षा जो है, वर्षा होने वाली है, बारिश होगी तो चट्टानों को काटेगी। तो अब चट्टान जो है वर्षा को, बादलों को ये कह देंगे भाई अभी मत बरसना, अभी हमारा उत्थान चल रहा है, अभी उत्थान चल रहा है। और जब उत्थान पूरा हो जाएगा, हाँ साहब हमारा उत्थान हो गया, अब आप अपरदन शुरू कर दो, अब आप बारिश शुरू कर दो और अब जमीन को काटो। तो कहने का मतलब उत्थान के बाद अपरदन होता है, पहले उत्थान होगा उसके बाद अपरदन होगा। तो ये तो भ्रामक बात है बिल्कुल।
और क्योंकि देखिए क्या व्याख्या है वह बात करते हैं। तीसरी आलोचना इनकी हुई थी कि इन्होंने चक्र शब्द का प्रयोग किया, चक्र शब्द का प्रयोग किया, और चक्र शब्द कैसा है? भ्रामक है। अब मैं बताता हूं क्यों भ्रामक है। कोई भी स्थलाकृति आज उत्थान की ओर है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उत्थान होने के बाद में उसकी काट छाट शुरू हो जाती है, मतलब युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाता है कोई भी स्थलाकृति, तो क्या प्रौढ़ावस्था में जाने के बाद में उत्थान दोबारा नहीं हो जाएगा क्या? कभी उत्थान दोबारा भी हो सकता है। किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो अंदर से मैग्मा निकलेगा, तो मैग्मा निकल करके उस चक्र को बीच में रोक देगा, वो चक्र पूरा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, पृथ्वी अस्थिर है, भूगर्भ के अंदर हलचल होती रहती है, पता नहीं कब कहाँ क्या भूकंप ज्वालामुखी होने लगे। तो जो स्थलाकृतियां हैं वो मोहताज हैं भूगर्भिक शक्तियों की। अब भूगर्भिक शक्ति परिवर्तन कर सकती हैं किसी भी स्थलाकृति के अंदर। तो इस प्रकार से इन्होंने जो चक्र शब्द का नाम दिया, तो ये साइकिल जो है पूरा होता दिखता नहीं है। प्रकृति जो है बाधा पैदा कर देगी चक्र के अंदर। कोई भी प्रौढ़ावस्था में है स्थलाकृति तो उसको जो है वृद्धावस्था में जाने से पहले ही फिर से युवावस्था शुरू हो जाएगी, वहां पर चट्टानें फिर ऊपर उठने लग जाएंगी। तो इस प्रकार से ये चक्र शब्द जो है भ्रामक है। चौथी जो इनकी आलोचना हुई है वो समय को लेकर के हुई है। इन्होंने अपने सिद्धांत में समय को अधिक महत्व दिया, समय को अधिक महत्व दिया, जबकि संरचना और प्रक्रम पर बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अवस्था को बहुत ध्यान दिया। अवस्था क्या है? समय है। अब किसी भी चट्टान की संरचना है, मान लीजिएगा कोई आग्नेय चट्टान है, किसी में अधिसिलिक चट्टान है, आग मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, तो वो कठोर चट्टान होगी, वो देर में घिसेगी, अपर्दन के कारक उसमें ज्यादा लंबे समय तक कार्य करेंगे, तब उसका अपर्दन होगा। तो समय के साथ साथ चट्टानों की जो संरचना है उसका तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा हर जगह एक जैसी चट्टानें थोड़ी होती हैं, कहीं कठोर चट्टान होंगी, कहीं मुलायम चट्टान होंगी। कठोर चट्टान जल्दी घिस जाए, कठोर चट्टान देर में घिसेगी, मुलायम चट्टान जल्दी घिस जाएगी। तो ये चक्र जो है एकदम से लास्ट में एक पेनी प्लेन जो बनता है, संप्राय मैदान बनता है, तो ये व्यवस्था थोड़ी सी भ्रामक लगती है। अब इनकी आलोचना देखिए, और एक इनकी आलोचना है जो प्रक्रम है, यानी कि जो प्रक्रम जो कार्य करते हैं वो प्रक्रम सभी स्थानों पर समान रूप से क्रियाशील नहीं है। सभी स्थानों पर समान रूप से क्रियाशील नहीं है। अब मान लीजिएगा नदी है, क्योंकि नदी अपने पर्वतों वाले क्षेत्रों से लेकर के समुद्रों तक समान रूप से मतलब कार्य करेगी क्या? या जो जमीन है, भूमि है, वो सब जगह समान है क्या? तो इस प्रकार से प्रक्रम जो है सभी स्थानों पर समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। कहीं पर नदी ज्यादा कटाव करेगी, कहीं कम कटाव करेगी, इस प्रकार की व्यवस्था है। और लास्ट है इनकी आखिरी आलोचना कर देते हैं। काफी आलोचना हो गई, व्यक्ति की एक सीमा होती है आलोचना सहने की। अब हर बार आलोचना करते रहो, ये गलत बात है। तो इनकी एक आलोचना पर और कर देते हैं। आवश्यकता से अधिक इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? सरलीकरण कर दिया। आवश्यकता से अधिक इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को सरल बना दिया। तो देखिए, पहली बात उत्थान के बाद अपर्दन होता है, गलत बात है। दूसरी बात, पहली बात शीघ्र उत्थान होता है, ये गलत बात। दूसरी बात उत्थान के बाद अपर्दन होगा, अपर्दन को इत्याग नहीं करेगा। चक्र शब्द जो है वो भ्रामक है। समय को बहुत महत्व दिया इन्होंने, समय के बारे में ज्यादा डिस्कस किया, अवस्थाओं के बारे में बताते रहे पूरे अपने चक्र के दौरान। जबकि इन्होंने अन्य तत्वों के बारे में तो बताया, संरचना के बारे में बताया, प्रक्रम के बारे में बताया, उनकी ज्यादा व्याख्या इन्होंने नहीं की। और जो प्रक्रम क्रियाशील है वो समान रूप से सभी स्थानों पर काम नहीं करते। जैसा इन्होंने एक आदर्श स्थिति बता दी कि इस प्रकार से होता है, तो आदर्श स्थिति धरातल के ऊपर सभी स्थानों पर नहीं है। और आवश्यकता से अधिक इन्होंने क्या कर दिया? सरलीकरण कर दिया, उसको बहुत ईजी बना दिया। जबकि स्थलाकृतियों का निर्माण से लेकर के उनके पतन तक की जो प्रक्रिया है बड़ी ही पेचीदा है, बड़ी ही जटिल है।
इतना सरल लगता नहीं है कि आज ये राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये आसानी से ऐसे निर्मित हो गए थे क्या? आज मान लीजिएगा ये अपने अपशिष्ट होने के आधार पर हैं, तो क्या दोबारा से इनका निर्माण नहीं हो सकता? भूगर्भिक हलचल कुछ ऐसी हो जाए, दोबारा से अरावली का उत्थान हो जाए, अरावली पर्वत श्रृंखला फिर ऊपर उठने लगे, है ना, तो ये चक्र तो रुक जाएगा बीच में, उसको तो कट करके समतल होना चाहिए अरावली को, लेकिन वो फिर से उत्थान शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेविस महोदय की आलोचना हुई है। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के उपरांत भी डेविस महोदय ने भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार अपने कार्य दिया, और अपर्दन चक्र के आधार पर ही विभिन्न जो कारक हैं अपर्दन के, नदी, वायु, हिमानी, भूमिगत जल, है ना, सागरीय लहरें, इनके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की कॉन्सेप्ट को जन्म मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमने डेविस महोदय के अपर्दन चक्र की आज व्याख्या की। इनकी सबसे ज़्यादा आलोचना की तो वो थे एक वाल्टर टैंक। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और वो इनकी कटिंग में लगे रहते थे। ये अपना कोई भी कार्य करते और उनका कार्य क्या था, उनकी कटिंग करना। हर जगह पर, हर लेख में वो डेविस महोदय की आलोचना ही करते दिखे, और जब आलोचना करते दिखे तो इन्होंने फिर उस आलोचना के जवाब में फिर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। तो वाल्टर पैक ने भी अपर्दन चक्र की संकल्पना को विकसित किया। इन्होंने 3 अवस्थाओं की जगह पर, डेविस महोदय ने 3 अवस्थाएं बताई, लेकिन इन्होंने 3 अवस्थाओं की जगह 5 अवस्थाएं बताई, जिसकी कि हम व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम वाल्टर पैक के अपर्दन चक्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।